कर्तव्य एक अच्छे लीडर की तरह उन सबको गाइड कर रहा था और बाकी सब भी उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे और उस बात को मान भी रहे थे। वहाँ अंधेरा था और बस जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। जंगल में मौजूद जुगनू भी अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों से होते हुए वह सब एक बड़ी सी दीवार के पास पहुंच गए थे। मैं एक बार अंदर जाकर देखता हूँ कि कितनी सिक्योरिटी है और क्या हालात हैं। सब अपने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लो, हम सब एक दूसरे के टच में रहेंगे। कर्तव्य अपने कान में ब्लूटूथ लगाता हुआ बोला। सबने अपनी गर्दन हिला दी और सब एक्टिव हो गए। कर्तव्य ने अपनी गन को लोड किया और उस दीवार को फांद कर दूसरी तरफ चला गया। कर्तव्य जैसे ही गार्डन से होते हुए घर की मेन बिल्डिंग के पास आया, दरवाजे पर ही कुछ गार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खड़े थे। ये देखकर कर्तव्य दूसरी तरफ मुड़ा और घर के पीछे वाले हिस्से में आ गया। शायद आज ऊपर वाला भी कर्तव्य के साथ ही था। वहाँ एक खिड़की थी जिसे देखकर कर्तव्य उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह खुली नहीं रही थी क्योंकि लग रहा था बहुत लंबे समय से उसे खोला नहीं गया है। वह जाम हो गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद आखिर वह खिड़की खुली गई थी। कर्तव्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उस खिड़की से अंदर घुसा तो पता चला वह तो किचन था। वहां से बाहर जाने से पहले कर्तव्य ने कुछ जरूरी चीज अपने साथ ले ली जो शायद आगे उसके काम आ सकती थी। वह बाहर आया। यह ग्राउंड फ्लोर था। वह धीरे धीरे और बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ने लगा कि तभी उसे एक गार्ड ने देख लिया। वह थोड़ा तेज आवाज में बोला, ए तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं कर्तव्य अचानक हड़बड़ा सा गया। वह गार्ड जैसे ही उसके पास आया, कर्तव्य ने फुर्ती दिखाते हुए अपने पीछे से गन निकाली और उसके सीने पर रखकर चला दी। गन पर साइलेंसर लगा था जिस वजह से उसकी आवाज़ वहां नहीं गूंजी। उस गार्ड का शरीर थोड़ा तड़प कर शांत हो गया, जिसका साफ मतलब था कि अब वह गार्ड इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। कर्तव्य ने उस गार्ड को किचन में छुपा दिया और वापस बाहर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह वहीं रुक गया। उसने उस गार्ड की ओर देखा और बिना वक्त गवाए उसने उस गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली। उसने अपने हाथ में उसी की गन पकड़ी और वहां से बाहर निकल आया। वह जैसे ही हॉल में आया, उसकी नज़र प्रदीप पर पड़ी, जो वहीं पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वह धीरे से चलकर उसके पास आया। अपने आसपास आहट पाकर उसने सामने देखा। उसके लब एक छोटी सी मुस्कान में ढल गए। वाट ए लव! मैं तुम्हें महज 1 घंटे पहले बताया था कि तुम्हारी बीवी यहाँ है और तुम तो अलादीन के चिराग में मौजूद जिन की तरह हाजिर हो गए। प्रदीप मुस्कुराकर बोला। मुस्कुराने का समय नहीं है प्रदीप। पुलिस फोर्स यहाँ आने के लिए निकल चुकी है। शायद 1 से 1.5 घंटे में पहुँच भी जाए। उससे पहले ही हमें यहाँ से अपना काम खत्म करके निकलना होगा। कर्तव्य जल्दी से बोला। वहीं उसकी बात सुनकर प्रदीप ने अपना सिर हिला दिया। उसने एक तरफ इशारा किया। इस तरफ तुम जाओगे। लास्ट रूम में रागनी को रखा गया है, ऊपर की ओर इशारा करके। वहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में सेकंड रूम में राघव रेड्डी यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है। पहले क्या करना है? चॉइस इज योर। वहाँ टोटल गार्ड्स कितने हैं? कर्तव्य को सोचता हुआ बोला। 3 गार्ड्स राघव रेड्डी के पास उसके रूम में है। 4 गार्ड्स रागनी के रूम के बाहर तैनात हैं। 3 बाहर मेन गेट के पास और 2 बेसमेंट में रेड्डी के माल को यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप ने एक एक गार्ड्स की लोकेशन कर्तव्य को बता दी थी, जिसे सुनकर कर्तव्य ने अपने मन ही मन सारा प्लान तैयार कर लिया था। मेन गेट से अंदर आ जाओ और वहां मौजूद गार्ड्स को रास्ते से हटा दो। कर्तव्य ने श्रद्धा को ब्लूटूथ की मदद से मैसेज किया। वहीं बाहर श्रद्धा को जैसे ही कर्तव्य का मैसेज मिला, उसने सभी की तरफ अंदर जाने का इशारा किया। सब अपनी अपनी गन्स को संभालते हुए अंदर की ओर बढ़ गए। सबसे पहले बेसमेंट में जाकर देखते हैं कि किस तरफ से जाना है, कर्तव्य बोला तो प्रदीप को थोड़ी हैरानी हुई कि उसे लगा कि कर्तव्य सबसे पहले रागिनी को यहाँ से बचाएगा, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले उसने अपने मिशन को रखा था। उसने एक तरफ इशारा किया तो कर्तव्य उस तरफ बढ़ गया। वहीं बाहर सबके सब सीधा ही उन गार्ड्स के सामने खड़े हो गए थे। वह गार्ड्स कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही उन सब ने फायरिंग शुरू कर दी। उन सबकी गन्स पर भी साइलेंस लगे थे। पलक झपकते ही उन तीनों गार्ड्स के बेजान शरीर उन सबके सामने पड़े थे। समर ने श्रद्धा की तरफ देखा, जिसने बिना डरे फायरिंग की थी और चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। यह देखकर समर ने श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा धीमे से बोला, मिसेस प्लीज थोड़ा आराम से। मेरा बच्चा डर रहा होगा,
माना कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन थोड़ा उस मासूम के बारे में भी तो सोचो। ओह, ऐसा क्या? श्रद्धा ने मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा मेरा जैसा बहादुर होगा, ना कि तुम्हारी तरह डरपोक। कि थोड़ा सा खून देखा नहीं कि चक्कर आने शुरू हो जाते हैं तुम्हें? श्रद्धा उसकी टांग खींचती हुई मुस्कुराकर बोली। तो समर थोड़ा झेप गया। वहीं बेसमेंट में कर्तव्य आहिस्ता से अंदर आया और वहां का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें कुछ हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने न जाने कितना ही ड्रग्स, अफीम और अन्य नशीली दवाइयाँ रखी थीं, और ये सब शहर, स्टेट और देश में हर एक कोने तक सप्लाई की जाती थी। राघव रेड्डी जैसे लोगों ने अपने फायदे की वजह से न जाने कितने ही लोगों को इस ड्रग्स, अफीम और अन्य नशीली दवाओं का एडिक्टेड बना दिया था, जिसे छोड़ना मतलब मौत से मिलना। आज का यूथ जो जल्दी ही इन जैसे लोगों के बहकावे में आ जाता है और फिर इन चीज़ों की वजह से अपना फ्यूचर ही खराब कर बैठता है। अरे तुम कौन हो? कर्तव्य को वहां देखकर एक गार्ड ने सवाल किया, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म तो उनकी तरह थी, लेकिन उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। दूसरे गार्ड ने भी अपना काम छोड़ दिया और कर्तव्य की ओर देखने लगे। हाँ भाई, पहले तुम्हें नहीं देखा। मैं नया हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। रेड्डी साहब ने मुझे यहाँ तुम दोनों की मदद के लिए भेजा है। कर्तव्य उनके पास आकर खड़ा हो गया। भाई उसकी बात सुनकर दोनों गार्ड्स के चेहरे के भाव कुछ यूं थे कि जैसे उन्होंने उस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया हो। ठीक है, अगर भरोसा नहीं तो वह है ना प्रदीप, अरे अपने रेड्डी साहब का खास आदमी, उससे पूछ लो। कर्तव्य अपने कंधे उचकाकर बोला। अच्छा है, ठीक है, मान लिया कि तुम नए हो। चलो तुम्हें काम बताता हूँ। एक गार्ड आगे बढ़कर बोला और दूसरा गार्ड दूसरी तरफ चला गया। कर्तव्य को यही समय ठीक लगा। उसने जल्दी से अपने पीछे से गन निकाली और दो गोलियां उसके सीने के आर पार कर दी। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले, इसलिए कर्तव्य ने उसके मुंह को अपने हाथ से दबा लिया था। दूसरे वाले ने जब पीछे मुड़कर देखा कि उसका साथी जमीन पर गिरा पड़ा है, यह देखकर उसने जल्दी से अपनी गन निकाली और कर्तव्य की तरफ चला दी। वह तो सही समय पर कर्तव्य उसके निशाने से हट गया। उस गार्ड ने एक बार फिर से गोली चलाई, जो कर्तव्य की बाजू को छूकर निकल गई। अचानक ही एक तेज दर्द कर्तव्य को अपनी बाजू में महसूस होने लगा, लेकिन उसने अपने दर्द को दरकिनार कर दिया और अपनी गन से उस गार्ड की गन पर गोली चलाई, जिसकी वजह से वह गन उस गार्ड के हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उस गार्ड ने उसे उठाना चाहा, लेकिन कर्तव्य ने ऐसा करने ही नहीं दिया और पलक झपकते ही उसे भी मौत के घाट उतार दिया था। उसने वहां से बाहर निकलने से पहले बेसमेंट में आग लगा दी थी। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस ऊपर की तरफ आ गया। वह जैसे ही हॉल में आया तो हॉल का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। राघव रेड्डी अपने हाथ में गन लिए सोफे पर बैठा था। वहीं पीछे उसके गार्ड्स ने श्रद्धा, समर और उनके साथ आए बाकी ऑफिसर्स को अपने कब्जे में कर लिया था। राघव रेड्डी के पास ही प्रदीप खड़ा था, जो अभी भी उसका खास आदमी ही था। ऐसा राघव रेड्डी को लगता था, क्योंकि उसे जरा भी शक नहीं था उस पर। रागनी को भी वहीं एक कुर्सी पर बांधा गया था। वह अभी भी बेहोशी थी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरे नए नए दुश्मन पैदा हो गए हैं, राघव रेड्डी मुस्कुराकर बोला और अपनी गन रागनी की ओर पॉइंट आउट कर दी। अगर उसे एक खरोच भी आई ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। श्रद्धा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। ओह, कर्तव्य की ओर देखते हुए। आओ आओ प्रोफेसर साहब। वैसे भाई, मैंने तो सोचा था कि तुम एक नॉर्मल से टीचर होगे, पर यहाँ तो बात ही अलग है। तुम तो यूं ही चेहरे से सीधे साधे भोले भाले से लगते हो, लेकिन तुम तो डिसम डिसम करने वाले निकले। राघव रेड्डी मॉकिंगली बोला, लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं बोला, जबकि उसकी नज़र रागनी पर थी। तुमको क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ कि तुम मेरी नाक के नीचे सब कर जाओगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? राघव रेड्डी सबकी तरफ देखकर बोला कि उसकी नज़र श्रद्धा पर रुक सी गई। तुम्हें तो हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या बात है? बस तू एक बार अपने आदमियों से कह कि मुझे छोड़ दे, फिर बताती हूँ कि क्या बात है। तुम इतनी खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, कसम से। ए रेडी, समर तुरंत गुस्से में चिल्लाया। तुझे क्या मिर्ची लग रही है? इससे तुझे क्या मतलब? जाने दो हमें। समर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता हुआ बोला। अच्छा, ऐसे कैसे जाने दूं?
एक तो मेरे यहाँ पर तुम सबके सब टोली बनाकर घुसो और मैं यूं ही जाने दूं। बहुत गेम गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ। चलो अब मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ गेम। राघव रेड्डी अपने हाथ में पकड़ी गन को फूंक मारता हुआ बोला। हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई फालतू का गेम, श्रद्धा चिढ़कर बोली। ठीक है, गेम बाद में खेल लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्यों, याद नहीं है क्या? कुछ देर की शांति की बात करते हुए मुस्कुराकर बोला। उसकी मुस्कुराहट में एक तंज था। राघव रेड्डी ने कुछ देर सोचा और फिर नाम में सिर हिला दिया। वह क्या है ना कि अब गुनाह इतने किए हैं कि किस किस को याद रखूं। और एक दिन गुनाहों का घड़ा भर जाता है और फिर पता है क्या होता है? कर्तव्य आगे बढ़ता हुआ बोला। उसे आगे बढ़ता देखकर राघव रेड्डी ने जल्दी से गन को रागनी की कनपटी पर रख दिया कि कर्तव्य के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक से गए। फिर सजा मिलती है, कर्तव्य मुख करता हुआ बोला। और कौन सजा देगा मुझे? तुम लोग, हंसते हुए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कुछ भी नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम हमारे हाथों से बच जाओगे। श्रद्धा हंसते हुए बोली। ए लड़की, मुंह बंद रख अपना। वह चिल्लाते हुए बोला कि तभी कुछ लोग जिनके हाथों में गन्स थी, जिन्होंने काले कपड़े पहने थे, वह अंदर आए और राघव रेड्डी के गार्ड्स को पूरी तरह घेर लिया। ये देखकर तो राघव रेड्डी भी घबरा गया था, क्योंकि अचानक से उसके हाथ से सारी बाजी निकल गई थी। कर्तव्य और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यह उनका ही बैकअप प्लान था कि अगर वह फंस जाएं तो कोई तो आकर उनकी मदद कर सके। कर्तव्य ने उसके हाथ से गन छीन ली और उसके माथे पर पॉइंट करता हुआ बोला। अपने आप को समझदार समझना ठीक है, पर सामने वाले को बेवकूफ़ समझना बेवकूफ़ी है राघव रेड्डी। उसके नाम पर जोर देते हुए फायर। कर्तव्य ने जैसे ही कमांड दिया कि अगले ही पल राघव रेड्डी के गार्ड जमीन पर गिर गए थे और कुछ देर तड़पने के बाद उन सबके शरीर शांत हो चुके थे। यह देखकर ही राघव रेड्डी का चेहरा पीला पड़ गया था। कर्तव्य ने रागनी की तरफ देखा, जिसे शायद होश आ रहा था। उसने श्रद्धा की तरफ देखा। श्रद्धा, जल्दी से रागनी को इंजेक्शन लगाओ। हाँ बोलकर श्रद्धा फौरन ही अपने काम में लग गई। उसने जल्दी से एक इंजेक्शन निकाला जो वह अपने साथ लेकर आई थी और रागनी की बाजू पर लगा दिया। प्रदीप, तुम क्या कर रहे हो? बचाओ आकर मुझे, राघव रेड्डी चिल्लाते हुए बोला। प्रदीप ने नामे सिर हिला दिया। बहुत खिदमत कर ली तुम्हारी, पर अब नहीं। शायद तुम जानते नहीं कि मैं खुद भी कर्तव्य की ओर इशारा करके इनकी तरह ही एक सीक्रेट एजेंट ऑफिसर हूँ। वैसे तो यह बात मैं तुम्हें कभी बताता नहीं, लेकिन अब इसलिए बता दिया कि तुम तो जिंदा नहीं बचोगे, तो यह राज तुम्हारे साथ ऊपर ही चला जाएगा। क्या? कर्तव्य रेड्डी को यह सबसे बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे वफादार आदमी ही धोखेबाज निकलेगा। तुमने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। ओह, ऐसे क्या? फिर तुम तो बिल्कुल भी विश्वास के पात्र नहीं हो कि कोई तुम पर विश्वास कर सके, और तुम मुझे धोखेबाज बोल रहे हो, जबकि सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम ही हो। प्रदीप मोक करता हुआ बोला। विश्वास सिंह राणा तो याद होगा ना, या फिर भूल गए? कर्तव्य ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिसे वह संभल नहीं पाया और फर्श पर गिर पड़ा। कर्तव्य भी अपने घुटनों को मोड़कर उसके सामने पंजों पर बैठा और उसके जबड़े को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला कि तभी राघव रेड्डी की आंखों के सामने एक छवि सी बनी। वह आईपीएस? राघव रेड्डी सोचते हुए बोला, तो कर्तव्य मुस्कुरा दिया। हाँ, वही आईपीएस जो तुम्हें अपनी आंखों में काफी खटकता था। उसके पास तुम्हारे हर एक काले चिट्टे का सबूत था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपना रास्ता साफ करने के लिए उसे मरवा दिया। हाँ तो क्या हुआ? अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद समझता था। बोला था कि मेरे साथ हाथ मिला ले, लेकिन वह तो मेरे खिलाफ ही हो गया। तो इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ता तो आज मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पास, राघव रेड्डी। श्रद्धा गुस्से में चिल्लाई और अपनी गन को लोड करके उसके माथे पर लगा दी। इस वक्त श्रद्धा की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। हल्की नमी भी उतर आई थी उसकी आंखों में। रिलैक्स श्रद्धा, समर की तरफ देखकर। इसे संभालो समर, कर्तव्य उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो क्या तुम उसका बदला लेने आए हो कि मैंने उसे मारा? बदला? वैसे तो हम यहाँ हमारे मिशन के चलते आए थे, पर अब जब हमारा बदला भी पूरा हो रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? एक तीर से दो निशाने वाली बात नहीं सुनी क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि यह तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है। कौन से रूल्स?
हमें तो किसी रूल का नहीं पता, और जब हमें पता ही नहीं तो कैसा उनके खिलाफ जाना। बोलकर कर्तव्य ने उसके पैर पर गोली मारी। राघव रेड्डी की दर्द में चीख निकली। वह तड़प उठा। तुम मुझे जानते नहीं? राघव रेड्डी दर्द में हकलाते हुए बोला कि कर्तव्य ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और उसके दूसरे पैर पर भी गोली चला दी। आह! वह चिल्लाया। पूरे घर में सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी, जो बेहद दर्दनाक थी। उसका दर्द में तड़पना, दर्द में चिल्लाना, अपनी जान की भीख मांगना, यह सब कर्तव्य, श्रद्धा, समर और बाकी सबको एक सुकून का एहसास करा रहा था। कर्तव्य ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम पड़ गई थीं। उसके लब कुछ कांप उठे थे। उसने अपनी गन को श्रद्धा की तरफ बढ़ाया। यह लो और ले लो अपने हर एक आंसू का हिसाब, अपनी हर एक तकलीफ का बदला। श्रद्धा ने कांपते हाथों से कर्तव्य के हाथ से गन ली और राघव रेड्डी की तरफ तान दी। आज भी याद है मुझे, उनका वह खून से लथपथ वजूद। शादी करने वाले थे हम, और तुमने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली। मुझसे मेरा बिसु, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब हमारा सब खत्म हो जाता है तो कैसा लगता है। श्रद्धा रोते हुए अपनी कांपती जुबान से बोली, और अगले ही पल उसने उसके पेट पर गोली चला दी। श्रद्धा का कहा हर एक शब्द उसके दर्द को बखूबी बयान कर रहा था। समर की भी आंखें बहने लगी थी। कर्तव्य तो बस अपनी आंखें बंद किए वहीं बैठ गया था। राघव रेड्डी के पेट में गोली लगते ही खून का फुहारा उसके पेट से फूट पड़ा था। अब उसे अपनी मौत नजर आने लगी थी, और उसे सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने विश्वास को मरवाया था। दर्द हो रहा है ना? इससे भी कई गुना दर्द मैंने सहा है, श्रद्धा चिल्लाते हुए बोली, और गन में मौजूद सभी बुलेट्स राघव रेड्डी के सीने में उतार दी। कुछ देर के बाद ही राघव रेड्डी का शरीर बेजान हो चुका था। उसकी चलती सांसें अब थम चुकी थी। राघव रेड्डी के बेजान वजूद को देखकर श्रद्धा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी, पर फिर वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी थी। उसका दर्द शायद इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। समर ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने में भींच लिया था। विश्वास और श्रद्धा एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा एक साथ अपना फ्यूचर भी देखते थे। जल्दी ही शादी भी करने वाले थे, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। उसने आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ यही कहा था कि श्रद्धा से कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। जब भी तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, आंखों में आंसू नहीं। उसके जाने के बाद श्रद्धा टूट चुकी थी, पर फिर समर उसकी लाइफ में आया और टूटी हुई श्रद्धा को अपने प्यार से समेट लिया। कर्तव्य उसे यूं नहीं देख सकता था, इसलिए उसने समर के साथ शादी करने की बात कही। पहले तो श्रद्धा नहीं मानी। कुछ रोज यूं ही बीत गए थे। कर्तव्य ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दिन आगे से ही श्रद्धा ने शादी की बात की। उनकी शादी रागनी और कर्तव्य की शादी से पहले हुई थी, जिसमें समर की फैमिली और श्रद्धा की फैमिली वाले ही मौजूद थे। खैर, उसके लिए इतना आसान नहीं था ये सब। कर्तव्य ने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से फर्श पर पड़ी अपनी गन उठाई। उसके बाद उसने रागनी को अपनी बाहों में उठा लिया। जल्दी चलो यहाँ से, हेड बॉस के ऑर्डर है कि पुलिस के आने से पहले इस जगह को छोड़ना है। फिर वह बाहर की तरफ बढ़ गया। श्रद्धा के दिए गए इंजेक्शन का असर था कि रागनी को अभी तक होश नहीं आया था। इसके बाद सब बाहर आ गए और दूसरी तरफ से निकल गए। पुलिस फोर्स जब वहां पहुंची तब पूरा घर आग से झुलस रहा था। बेसमेंट में लगी आग ने धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था, और आखिर में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। रागनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। एक अजीब से डर ने उसे तुरंत आ घेरा। कुछ तो गलत था। वह घबराकर उठ खड़ी हुई कि एक तेज दर्द उसे अपने सर में महसूस हुआ। उसने अपने सर को पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पूरे कमरे में दौड़ रही थीं। दिखने में यह कमरा किसी होटल का लग रहा था। उसे बेहोश होने से पहले का सब याद था कि कैसे उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खींचा था और कैसे वह लोग उसे अपने साथ लेकर गए थे। फिर आगे का उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने साइड में देखा, वहाँ सलवटें पड़ी हुई थीं। कोई भी आसानी से बता सकता था कि वहाँ कोई तो सोया था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त उसने रेडिश ब्राउन कलर की सिल्क नाइटी पहनी हुई थी। अचानक ही उसका शरीर ढीला पड़ गया था। हाथ पैर कांपने लगे थे और कई गर्म आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर लुढ़क गए थे। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके साथ गलत किया है। अब क्या? अगर कर्तव्य को पता चल गया तो क्या होगा? वह जल्दी से बेड से उठी और इधर उधर कुछ देखने लगी, लेकिन उसे कुछ न मिला कि तभी उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई।
उसने वहीं रखा बॉस उठाया ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं दरवाजे से अंदर आते कर्तव्य को देखकर उसकी जान में जान आई। उसने बॉस को बेड पर पटका और कर्तव्य से लिपट गई। कर्तव्य ने भी उसे खुद में समेट लिया। रागनी रो तो पहले ही रही थी, पर अब उसका रोना और तेज हो गया। उसे यूं रोता देख कर्तव्य थोड़ा परेशान हो गया। वह उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, क्या हुआ रागनी, तुम रो क्यों रही हो? पर रागनी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा था और उसका गला भी रुन चुका था कि एक भी शब्द उसके हलक से फूट ही नहीं रहा था। कर्तव्य ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर बिठा दिया। कुछ देर बाद जब रागनी रोते हुए चुप हो गई तो कर्तव्य उसके माथे को चूमकर बोला, क्या बात है रागनी, तुम इतनी रो क्यों रही हो? मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि वह लोग मेरे साथ ये सब कर देंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे मत छोड़िएगा, मैं कहाँ जाऊँगी? रागनी फिर से रोते हुए बोली, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत ज़रूर हुआ है, कि अब कर्तव्य उससे पूछेगा कि वह यहाँ कैसे आई और ऐसी हालत में कैसे। उसका पूरा वजूद काँप रहा था। तुम किस लिए माफ़ी मांग रही हो और मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा? कौन लोग? तुम किनकी बात कर रही हो? कर्तव्य उसके मनोभाव तुरंत समझ गया था, पर वह एकदम अनजान बन गया था। वह लोग, मैं शॉपिंग के बाद जब घर जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दी, और फिर जब मैं उन्हें कहने गई कि अपनी गाड़ी को हटाओ, फिर उन्होंने अचानक से मुझे अपनी गाड़ी में डाल दिया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माने और फिर मुझे बेहोश कर दिया। रागनी के साथ जो हुआ था उसने बिना किसी मिलावट के कर्तव्य को बता दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी उससे छुपे। और फिर जो कर्तव्य का फैसला होगा वही वह मान लेगी चुपचाप। लेकिन कर्तव्य ने जो कहा उसे सुनकर वह हैरान हो गई। उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। सुबह सुबह नशा वसा किया है क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कर्तव्य मुंह बनाकर बोला। रागनी के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक बार खुद के कपड़ों की तरफ देखा और फिर बेड की तरफ। यहाँ कोई था मेरे साथ, रागनी घबराते हुए बोली। तो कर्तव्य ने धीरे से उसके माथे पर एक चपत लगाई। मेरे अलावा कौन हो सकता है? कोई और भी हस्बैंड है क्या तुम्हारा? रागनी ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया। कर्तव्य की बात सुनकर उसे राहत मिली थी, पर उसे याद था वह गाड़ी वाला इंसिडेंट। उसने कर्तव्य की तरफ उलझे हुए भाव से देखा। पर वह लोग, तुम किन लोगों की बात कर रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि शॉपिंग के बाद मैं तुम्हें लेकर आया था। हाँ, माना कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी कल, तो इसलिए तुम्हें याद नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारे घर नहीं लेकर गया। ना जाने तुम किन लोगों की बात कर रही हो। फिर थोड़ा रुक कर, मुझे लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, जिसमें था कि कोई तुम्हें किडनैप करके ले जा रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कर्तव्य ने सारी बातें रागनी से छुपाना ही सही समझा। पर वह सपना नहीं था। ओह, वह सपना नहीं था तो क्या था? मुझे नहीं पता, पर वह सपना नहीं था। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? रागनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ था वह कोई सपना नहीं था, पर कर्तव्य तो एक अलग ही कहानी सुना रहा था। अब वह खुद पर यकीन करे या फिर कर्तव्य की बताई हुई बातों पर। कर्तव्य झूठ तो नहीं बोल सकता था, पर जो उसने फील किया वह भी तो झूठ नहीं था। यह एक स्ट्रांग फीलिंग थी जो उसे अभी तक आ रही थी। उसे हर एक बात अच्छे से याद थी कि सब कैसे हुआ था, पर कर्तव्य उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उसको महसूस हुआ कि उसका सिर कुछ घूमने सा लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। वह अपने सिर को पकड़कर भर्राए गले से बोली, क्योंकि उसे पूरी सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही थी। अरे ये सब छोड़ो तुम, और चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर जाएंगे। कर्तव्य ने उसका ध्यान उस बात से हटाने के इरादे से कहा। कपड़े नहीं है मेरे पास, और ये नाइटी मेरी नहीं है। कल तो तुमने इतनी सारी शॉपिंग की थी, उन्हीं में से पहन लो कोई। और ये नाइटी गाउन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। कर्तव्य प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोला। रागनी ने देखा कि उसके शॉपिंग बैग्स वहीं रखे थे। फिर उसने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उलझन अभी भी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। घर आकर उसने श्रद्धा को फोन करके पूछा कि उसे शॉपिंग के बाद कौन लेने आया था।
तो श्रद्धा ने फौरन ही जवाब दिया था, हम तो चले गए थे, पर तुम कह रही थी कि प्रोफेसर आएंगे, तो प्रोफेसर आए होंगे। श्रद्धा का जवाब सुनकर रागनी और उलझ गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कर्तव्य सही है या वह खुद। कुछ दिन तक वह उलझन में ही रही, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग से यह बात ही निकल गई थी। कर्तव्य भी उसके सामने उस दिन के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। अगर रागनी करती भी तो कर्तव्य उसे उसका एक बुरा सपना कहकर टाल देता। उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि रागनी उस बारे में बिल्कुल ना सोचे। आज संडे था तो उसने और श्रद्धा ने मूवी देखने जाने का सोचा था। समर भी उनके साथ ही था। रागनी तो कर्तव्य को भी साथ चलने का बोल रही थी, लेकिन उसे कोई जरूरी काम था, इसलिए वह नहीं गया। मूवी के बाद तीनों को ही भूख लग गई थी, इसलिए वह एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। एक तेज थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में शांति फैला गई थी। उसकी यह हरकत समर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसने नाराजगी से रागनी की तरफ देखा, जो गुस्से में अपने सामने खड़ी श्रद्धा को घूर रही थी। वही श्रद्धा अपनी आंखों में सवाल लिए गाल पर एक तरफ हाथ रख के खड़ी थी, जैसे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा। समर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन श्रद्धा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कुछ ना बोलने का इशारा किया, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी बिना कोई बात जाने उन तीनों के बीच बात बिगड़ जाए। समर मन महसूस कर रह गया, लेकिन उसके चेहरे से नाराजगी साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने वापस से अपनी नज़र रागनी की ओर घुमा ली। क्या हुआ रागनी, मुझसे कोई गलती हुई है जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी बाह पकड़ी। कुछ खपा खपा सी लग रही हो तुम। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? श्रद्धा ने अपने बोलने के लहजे में कुछ नरमी उतारते हुए रागनी से सवाल किया, पर रागनी थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी, सिवाय उससे गुस्से में घूरने के। आसपास मौजूद सभी जन उन्हें ही देख रहे थे। रागनी ने बगैर कुछ कहे अपने पर्स को उठाया और एग्जिट की तरफ बढ़ गई। श्रद्धा ने भी अपना पर्स उठाया और रागनी के पीछे पीछे चल पड़ी। समर ने जल्दी से पेमेंट की और फिर वह भी बाहर की तरफ भागा, क्योंकि उसे श्रद्धा की बहुत फिक्र हो रही थी। दरअसल तीनों ने जब खाना खा लिया था तो कुछ देर के लिए श्रद्धा बाथरूम चली गई थी। उसे काफ़ी देर लग गई थी, इसलिए समर भी उठा और उसे देखने के लिए चला गया। अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा अपना फ़ोन अपने साथ लेकर जाना भूल गई थी। जब रागनी की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो उसके दिमाग में आया कि इतने में क्यों ना आज खिंची हुई फ़ोटोज़ ही देख ली जाएं, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटोज़ श्रद्धा के फ़ोन में ही थी। उसने फ़ोन उठाया और उसमें फ़ोटोज़ देखने लगी। वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थी, तो रागनी को उसका पासवर्ड पता था। सारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए थे कि एक फ़ोटो पर उसकी नज़र जाकर रुक सी गई, जो अभी उसकी स्क्रीन पर शो हो रहा था, जिसमें आनंद जी, दीपक और वह थी। श्रद्धा ने हंसते हुए उनके सीने से अपना सर लगाया हुआ था। बीच में आनंद जी खड़े हंस रहे थे। उन्होंने एक हाथ श्रद्धा के कंधे पर रखा हुआ था तो दूसरा हाथ दीपक के कंधे पर। इस वक्त सबसे पहला सवाल जो रागनी के जहन में आया था कि श्रद्धा और आनंद अंकल के बीच क्या रिश्ता है। उसने उस फोटो को गौर से देखा तो उसके जहन में उसके ही सवाल का जवाब आया, क्या श्रद्धा आनंद अंकल की बेटी है? यह ख्याल दिमाग में आते ही रागनी बेचैन हो उठी। उसने और फोटोज को स्क्रॉल किया तो वह खुद को ठगी हुई सी महसूस करने लगी थी। हाँ, उसका ख्याल सही था। कुछ फोटोज में श्रद्धा रश्मि जी और दीपक के साथ थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली है। रागनी को अपनी आंखों में कंकड़ से महसूस हुए और अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं। यानी आज तक श्रद्धा उससे झूठ बोलती आई थी, यानी उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। उसने तो उस पर कितना यकीन किया था, पर वह तो उसके साथ ही फरेब कर गई थी। वह उस पर कितना विश्वास करती थी, फिर क्यों क्यों किया श्रद्धा ने उसके साथ ऐसा? और उसे अब सब याद आने लगा था कि वह जब भी घर जाने की बात करती थी, श्रद्धा हमेशा कोई ना कोई बहाना कर टाल मटोल कर जाती थी। उसे याद आया कि जब भी वह श्रद्धा के टिफिन से खाना खाती थी तो उस खाने का जायका उसे हमेशा जाना पहचाना क्यों लगता था। ऐसे ही जायके का खाना तो वह बचपन से खाती आ रही थी। उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह पहले पहचान नहीं पाई कि सच तो उसके सामने था और वह अनाड़ी बन आंखें मूंदे चल रही थी।
उसने फ़ोन को बंद करके जैसे ही साइड में रखा, उसे सामने से आती श्रद्धा दिखाई दी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं और जब श्रद्धा उसके पास आ गई तो रागिनी ने बहसत में उसे थप्पड़ लगा दिया। रागिनी बाहर निकलकर रोड पर आकर खड़ी हो गई ताकि उसे कोई ऑटो मिल जाए और वह घर चली जाए। उसने रोड के दोनों तरफ देखा तो उसे कोई भी ऑटो आती हुई दिखाई नहीं दी। उसने गुस्से में एक हाथ से अपने बालों को कस के पकड़ लिया कि अगर उसे पहले पता होता ना तो वह कतई उनके साथ नहीं आती। कि उसे रहमानी जी की एक बात याद आई जो वह हमेशा उसे कहती हैं कि तुम्हें ना लोगों की पहचान नहीं है रागनी, कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन पराए। वह अक्सर उनके इस जुमले पर थोड़ा गुस्सा कर जाती थी कि रहमानी जी आगे कुछ बोलती ही नहीं थी, पर आज उसे लग रहा था कि रहमानी जी सही ही कहती हैं। उनका यह जुमला 100% सही ही था। हाँ, उसे कतई लोगों की पहचान नहीं थी। वह ये सब सोच ही रही थी कि उसे श्रद्धा की आवाज़ सुनाई दी। रागनी, क्या हुआ? एक बार बताओ तो सही। वह आवाज़ पीछे से आ रही थी, पर थोड़ा दूरी से। लग रहा था कि श्रद्धा उसके पास आती हुई उससे सवाल कर रही है। उसने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि अभी रागनी को लग रहा था कि श्रद्धा ने उसके साथ दगा की थी और दगा करने वाले का साया तक वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उसकी तरफ देखना उसे इस वक्त नागवार था। श्रद्धा उसके पास पहुंचती कि उससे पहले ही उसे एक ऑटो दिख सी गई। उसने अपने हाथ को हिलाकर ऑटो रुकवाई। यह देखकर कि रागनी जा रही है, श्रद्धा ने अपने चलने की गति थोड़ी बढ़ा दी थी कि वहीं पड़े एक छोटे से पत्थर को वह देख ना पाई और उसके चलते कदम कुछ डगमगा से गए। वहीं खुद को संभाल नहीं पाई, पर उसके गिरने से पहले ही समर ने उसे पकड़ लिया था, जो उसके पीछे ही आ रहा था। समर ने उसे सही से खड़ा किया और थोड़ा नाराजगी से बोला, कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो सिद्धा? तुम्हारे अंदर एक जान पल रही है, उसका तो ख्याल करो। तुम्हें जरा भी मालूम है कि तुम इस वक्त कैसे चल रही थी? ख्याल रखो अपना। समर की हर एक बात में श्रद्धा के लिए फिक्र थी, लेकिन अभी शायद उसने एक और गलती कर दी थी। ये सब बोलकर कि उसका बोला हुआ हर एक शब्द सीधा रागनी के कानों में पड़ा था कि उसके आंटों की तरफ बढ़ते कदम एकाएक ठिठक से गए थे। उसकी हैरानी की मानो कोई इंतहा ना रही थी। उसने हाथ हिलाकर ऑटो वाले से जाने को कहा और खुद आंखों में हजारों सवाल लिए उन दोनों की तरफ मुड़ गई कि वह थोड़ी देर पहले यहाँ से बस जाना चाहती थी, परंतु अब उसे अपने हर एक सवाल के जवाब चाहिए थे। श्रद्धा ने एक नज़र रागनी की तरफ देखा और फिर समर की तरफ। उसकी आंखों में इस वक्त एक लाचारी दिखाई दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी यह जमी फट जाए और वह उसमें समा जाए, या फिर यह आसमान ही उसे निगल जाए। श्रद्धा का रिएक्शन देखकर अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु कहते हैं ना कि एक बार जो जवां से निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। समर के साथ भी कुछ यही हुआ था। समर ने अपनी गर्दन झुका ली। उसे देखकर लग रहा था कि मानो बच्चा कोई गलती करने के बाद जब अपनी माँ के सामने खड़ा होता है कि अब तो गलती हो गई और अब कोई भी सजा दे दो मुझे मंजूर होगी। श्रद्धा बस खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी, मानो उसे कच्चा ही खा जाएगी। मुझे सब सच जानना है श्रद्धा, कि आखिर तुमने मुझसे अब तक क्या क्या छुपाया है। रागनी उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली। गुस्सा साफ झलक रहा था उसके लहजे में, क्योंकि एकाएक सब कुछ तस्लीम करना इतना आसान नहीं था। श्रद्धा उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझ रही थी, और अगर वह रागनी की जगह होती तो उसका रवैया भी ऐसा ही होता जैसा इस वक्त रागनी का था। समर ने इधर उधर देखा कि उसे यह जगह कुछ मुनासिब नहीं लग रही थी बात करने के लिए। उसने अपना गला साफ किया। मुझे लगता है कि हमें एक शांत माहौल की ज़रूरत है, तो कहीं और चलते हैं। उसकी बात दोनों को ही सही लगी। वहीं पास में ही एक पब्लिक पार्क था, तो तीनों ही वहां आ गए। आते आते ही श्रद्धा ने सारी कहानी तैयार कर ली थी अपने दिमाग में कि उसे क्या क्या बताना है। अगर रागनी ने यह सवाल किया तो वह यह जवाब देगी, और अगर उसने इस तरह का सवाल किया तो उसे भी ऐसा जवाब देना है। तीनों पार्क में आए। दोपहर का वक्त था तो वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय शांति के।
रागनी आकर एक बेंच पर बैठ गई। उसने लगभग पटकते हुए अपने पर्स को साइड में रखा। गुस्सा कहाँ कम हुआ था उसका, वह तो ज्यों का त्यों था। श्रद्धा भी उसके बराबर में आकर बैठ गई और पेड़ को देखने लगी। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी और लंबी थी। न जाने कितने ही पक्षियों ने उस पर अपना घोंसला बनाया हुआ था, कि कहीं चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं, कि कहीं कौवे की काँव काँव की। कुछ गिलहरियां भी इधर से उधर घूमती हुई अपनी फुर्ती की टीम टाम कर रही थीं। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं जो किसी को भी सुकून पहुंचा दे, परंतु अभी वह इन तीनों को बिल्कुल सुकून का एहसास नहीं करवा पा रही थी। हरा भरा सा वह पेड़ वहां मौजूद सभी पेड़ों में से सबसे बड़ा लग रहा था। अब बताओ कि तुमने मुझसे इतना सब क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि तुम आनंद अंकल की बेटी हो? तुम मुझे सबसे अजीज थी श्रद्धा, लेकिन आज तुमने मेरे टेस्ट को तोड़ दिया। ये दुनिया जहान वाले सही कहते हैं कि जो सबसे अजीज और करीब होता है ना, भाई आपके साथ दगा करता है। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला है श्रद्धा। कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी यार। माँ की शांति को तोड़ते हुए रागनी ने बात की शुरुआत की, पर आखिर तक आते हुए उसका लहजा कुछ बिखर सा गया था। उसे अब श्रद्धा का चेहरा कुछ धुंधला सा दिखने लगा था। श्रद्धा एकदम खामोश सी बैठी थी, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी कहेगी तो रागनी इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करेगी। तो जो भी उसे कहना है वह बड़ी सोच समझकर कहना होगा। श्रद्धा का यूं खामोश रहना रागनी को और गुस्सा दिला रहा था। वह इस वक्त अंदर तक जल रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए। कहते हैं कि यकीन ना कांच की तरह होता है, कि अगर एक बार टूट जाए तो उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। पर तुमने ना मेरे यकीन को कांच की तरह टुकड़े टुकड़े तोड़ दिया है। रागनी ने अपने होठों को आपस में दबा लिया, क्योंकि अब वह खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कमबख्त ये आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रद्धा को भी बहुत बुरा लग रहा था कि रागनी उसकी वजह से कितनी हर्ट हुई है। उसने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं समझ सकती हूँ रागनी कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम इतनी हर्ट हुई। पर आई श्योर मेरा तुम्हें हर्ट करने का मंसूबा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं तुम्हारी मम्मी के हस्बैंड की बेटी हूँ। पर क्या अगर मैं तुम्हें ये बताती और तुम मेरे साथ अच्छा रवैया रखती, जैसे अब तक हम बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते आए हैं, क्या हम रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि तुम्हारा जैसा रवैया मम्मी के साथ है वैसा ही मेरे साथ होता। मुझसे गुरेज करती तुम जैसे मम्मी के साथ करती हो, बस इसलिए नहीं बताया। रागनी, जिसका चेहरा अब तक गुस्से में भरा हुआ था, श्रद्धा की यह बात सुनकर उसका गुस्सा कुछ नरम पड़ गया था, क्योंकि श्रद्धा झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, रागनी यही करती। वह उससे नफरत करती, उससे गुरेज करती कि अब उसकी मम्मी ना रहकर उसकी भी मम्मी बन गई थी। उसके हिस्से का प्यार अब वह उस पर लुटा रही थी। रागनी, बस इसलिए मैंने तुमसे सब छुपाया, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। जानती हो, जब मम्मी घर आई थी शादी करके, मुझे लगता था कि सब सौतेली माँ एक जैसी होती हैं। पर लोगों का यह जुमला उन्होंने गलत साबित किया था, कि उस घर में एक औरत नहीं बल्कि एक माँ भी आकर आई थी। और माँ तो बस माँ होती है। माँ तो सिर्फ ममता लुटाना जानती है, चाहे फिर बच्चे उनके अपने हों या नहीं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया। जब मैं स्कूल से घर आती थी ना, तो बस बस तुम्हारी ही बातें किया करती थी। तुम्हारी इतनी तारीफें करती थी कि उनका मुंह तक नहीं दुखता था। उनकी बातें सुनकर मेरा भी तुमसे मिलने का, तुमसे बातें करने का, तुमसे दोस्ती करने का बहुत जी चाहता था। और ये मौका मुझे कॉलेज में एडमिशन लेते हुए मिला। जब मम्मी ने बताया कि तुम भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले रही हो, फिर आगे तो तुम सब जानती ही हो। क्या मम्मी मेरी बातें करती थी तुमसे? रागनी हैरानी के साथ बोली, क्योंकि सच में उसके लिए यह हैरानी की ही बात थी। उसे तो लगता था कि रश्मि जी अपनी दूसरी शादी के बाद उसे बिल्कुल भूल गई थी। क्या कहती थी? तुम क्या करती हो और क्या नहीं, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी बचपन की बातें, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें, सब कुछ। श्रद्धा मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बातें सुन रागनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए थे। श्रद्धा ने आगे बढ़कर उसके कंधे को पकड़ा तो रागनी उसके गले से लगकर रो पड़ी थी।
श्रद्धा उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, रो मत यार, तुम यूं अच्छी नहीं लगती हो। बस करो, चलो अपने आंसू पोंछो और स्माइल करो। कुछ देर बाद रागनी सिसकते हुए उससे अलग हुई। ये जो भी हो रहा है ना श्रद्धा, सब आनंद अंकल की वजह से हो रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ मम्मी से, पर आनंद अंकल ने उनको मुझसे दूर कर दिया। अगर वह कहते ना मम्मी से कि शादी के बाद वह मुझे भी साथ ले आए, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। माना मैं उनके चले जाने से गुस्सा थी, पर अगर वह कहती ना कि चलो रागनी मेरे साथ, तो सच में यार मैं उनके साथ चलती। मैं अपना लेती आनंद अंकल को पापा के रूप में। एक मिनट, एक मिनट, तुम गलत कह रही हो रागनी, कि पापा ने मम्मी को मना किया कि वह तुम्हें अपने साथ ना लेकर आए। श्रद्धा उसकी बात को बीच में ही काट कर फौरन बोली, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिससे रागनी अभी तक नावाकिफ थी। श्रद्धा की बात सुनकर समर को भी लगा कि जरूर बात कुछ और ही है। वह अब तक चुपचाप उन दोनों की बातें ही सुन रहा था, कि वह भी चाहता था कि रागनी के मन की सारी गलतफहमी दूर हो जाए। रागनी ने अपने आंसू साफ किए और आंखों में जवाब की उम्मीद लिए वह उसकी तरफ देखने लगी। मैं समझी नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो, रागनी ने उससे सवाल किया और जवाब की उम्मीद में उसकी तरफ देखने लगी। श्रद्धा ने एक गहरी सांस ली। पापा को कभी भी कोई दिक्कत नहीं थी तुमसे रागनी, बल्कि वह तो खुद चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ हमारे घर में रहो। वह कभी भी एक माँ को उसकी बेटी से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह भी तो एक बेटी के बाप थे। वह समझते थे कि एक बेटी के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत होती है। श्रद्धा की बात सुनकर रागनी को मानो झटका लगा था। ये ये क्या कह रही हो तुम? जो भी कह रही हूँ, सब सच सच और साफ साफ कह रही हूँ। श्रद्धा एकदम भावहीन होकर बोली। वह दिखाना चाहती थी कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है। रागनी उसकी बात को झूठ मान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि श्रद्धा की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसे उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसे अच्छे से याद है, जब दिवेश जी ने उससे कहा था कि रागनी बेटा, रश्मि ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? वह मुझे क्यों नहीं लेकर गई अपने साथ दादाजी? रागनी उस वक्त मात्र 17 साल की थी। उसे धक्का लगा था सुनकर कि उसकी मम्मी ने शादी कर ली। उसे भी उनके साथ जाना था। तब दिवेश जी ने कहा था कि वह तुम्हें इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि जिनसे उनकी शादी हुई है ना, वह नहीं चाहते कि तुम उनके घर जाओ। पर क्यों दादाजी? रागनी सिसक पड़ी थी। दिवेश जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ये मुझे नहीं पता। तो क्या दादाजी ने झूठ बोला था? पर क्यों? उन्हें क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? यह सब सोचकर रागनी का दिल गुस्से में भर उठा था। उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने एक गहरी सांस ली। पर मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे तो हमेशा से लगता था कि आनंद अंकल ने ही मना किया था मम्मी को कि मैं उनके साथ ना जाऊं। पापा बहुत अच्छे हैं रागनी, जैसी छवि तुमने उनकी बनाई हुई है ना अपने मन में, वैसे नहीं है। और मम्मी, वह तो बेस्ट है। रागनी, मैं तो तुम्हें खुशकिस्मत मानती हूँ कि तुमने उनकी कोख से जन्म लिया है। वह तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थी। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए रातों को आंसू बहाते देखा है रागनी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि इस शादी की वजह से वह तुमसे दूर हो गई। अगर तुमने उनकी याद में आंसू बहाए हैं ना, तो उन्होंने भी अपनी रातें तुम्हारी यादों में काली की हैं। शादी के बाद उन्हें सब मिला, पर उनकी सभी खुशियां अधूरी थी तुम्हारे बिन। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। आगे अब तुम समझ जाओ यार, छोड़ो नाराजगी और फिर से साथ में आ जाओ। श्रद्धा ने अपनी बात कहकर रागनी की तरफ उम्मीद से देखा। रागनी भी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। कुछ कुछ बादल छटने लगे थे, जो गलत फहमी के नाम पर उसके दिल को घेरे खड़े थे। पर उसे अकेले में सोचने का टाइम चाहिए था इस बारे में। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो रागनी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए सब इतना आसान नहीं है। तुम सोचो समझो और उसके बाद कोई फैसला लेना, और उम्मीद है कि तुम सही फैसला लोगी। श्रद्धा उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। हाँ करके रागनी चुप सी हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, जो वह किसी को बता भी नहीं पा रही थी। बहुत उलझन थी उसके मन में, जो उसे सुलझानी थी। चलें। कुछ देर की खामोशी के बाद श्रद्धा रागनी की तरफ देखकर बोली। रागनी ने अपनी गर्दन हिला दी। तीनों पार के
एक सीट पर आ गए थे कि रागिनी के दिमाग में एक और सवाल आया। शायद वह पिछली बातों में उलझकर भूल गई थी। उसने जल्दी से श्रद्धा का हाथ पकड़ा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अब देखो, झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि मैंने रमन की बात अच्छे से सुनी थी। उसने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। रागिनी के अचानक इस सवाल से श्रद्धा थोड़ा चौंक सी गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि रागिनी समर की बात भूल चुकी है, या फिर उसने सही से सुनी नहीं थी। पर वह गलत थी, और अगर उसने अभी उससे फिर झूठ बोला तो कहीं फिर से रागिनी उससे दोस्ती ना तोड़ ले, क्योंकि यह बात छुपाने वाली तो नहीं थी। अभी नहीं, पर कुछ महीनों बाद जब उसका पेट दिखने लग जाता, तब तो उसे भी पता चल ही जाना है। श्रद्धा ने अपनी नजर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। बिना शादी के बच्चा? रागिनी परेशान होकर बोली। रागिनी की बात सुनकर श्रद्धा नहीं जल्दी से नाम में गर्दन हिला दी। बिना शादी के बच्चा नहीं रागिनी, दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। क्या? कब? कैसे? किसके साथ? श्रद्धा की बात सुनकर रागिनी पूरी तरह से चौंक गई थी। श्रद्धा ने अपनी गर्दन हिला दी। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी शादी से कुछ महीने पहले। क्या? और तुमने मुझे इस बारे में बताया तक नहीं? मैं बताने वाली थी रागिनी, पर कभी टाइम नहीं मिला। अगर तुम्हारा इरादा होता ना मुझे बताने का, तो टाइम भी जरूर मिलता। मैंने भी तो तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया था ना, रागिनी ने नाराजगी से कहा। आई एम सॉरी रागिनी, श्रद्धा मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़कर बोली। रागिनी ने कुछ देर उसे नाराजगी से देखा, फिर आगे हाथ बढ़ाकर उसके हाथ उसके कानों से हटा दिए। इट्स ओके। पर कौन है वह? रागिनी के इस सवाल पर श्रद्धा बिना कुछ कहे समर की तरफ देखने लगी। श्रद्धा की नजरों का इशारा समझ रागिनी समर की तरफ देखने लगी। उन दोनों को यूं देखना समर को थोड़ा अजीब सा महसूस करवा रहा था। उसने अपना गला साफ किया। क्या हुआ? तुम दोनों यूं क्यों देख रही हो? सीरियसली श्रद्धा? रागिनी ने समर को ऊपर से नीचे तक देखा। वह उसे हमेशा डरपोक ही समझती थी, पर अगर श्रद्धा खुश है तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, तो रागिनी भी मुस्कुरा दी। देखा, मेरी वजह से तुम दोनों की शादी हो गई। मैंने कहा था ना तुम दोनों को कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट करो। फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, और उसके बाद शायद तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, है ना? रागिनी खुश होकर बोली। श्रद्धा और समर दोनों ने एक दूसरे को देखा, और फिर रागिनी की ओर देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रागिनी के चेहरे की स्माइल और बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर श्रद्धा को गले लगा लिया। श्रद्धा को भी खुशी थी कि सब जानने के बाद रागिनी ने उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी थी। हाँ, वह बात अलग थी कि अगर वो दोनों अभी बात नहीं करती तो शायद उनकी दोस्ती टूट सकती थी। पर अब सब ठीक है। ओ माय गॉड, मैं मौसी बनने वाली हूँ। रागिनी उससे दूर होकर खुशी से बोली, और अपना हाथ धीरे से श्रद्धा के पेट पर रख दिया। श्रद्धा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ रागिनी, तो मौसी बनने वाली हो। रागिनी जब घर आई तो शाम हो चुकी थी। वह जैसे ही हॉल में आई, सोफे पर बैठे सुशील जी और रमेश जी शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। वह भी उनके पास ही बैठ गई, तो सुशील जी और रमेश जी दोनों उसके पूरे दिन भर की एक्टिविटी के बारे में पूछने लगे। वह भी मुस्कुराकर उनके सवालों के जवाब दे रही थी। बातों ही बातों में रागिनी को पता चला कि आज मनोरमा जी की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही हैं। वह उठी और मनोरमा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों का रिश्ता काफी सुधर गया था। मनोरमा जी ने भी उसे अपना लिया था, और रागिनी ने भी। रागिनी के साथ हमेशा से यही था कि अगर कोई उसे प्यार दे रहा है तो वह भी प्यार ही देती थी। कोई अगर गुस्सा दे रहा है तो वह भी गुस्से में ही बात करती थी। यानी वह जैसा व्यवहार सामने वाले से पाती थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ करती थी। वह उनके कमरे में आई तो देखा कि मनोरमा जी सो रही थी। वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वापस से मुड़ी और कमरे से बाहर आ गई। वह वापस से हॉल में आई तो सुशील जी और रमेश जी आपस में बात कर रहे थे। फिर उसने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ मोड़ लिया था। अब इरादा था कि वह कमरे में जाकर कुछ देर आराम करे। सीढ़ियों से होते हुए वह ऊपर आई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी रहमानी जी ने उसे आवाज लगाकर रोका। रागनी जी, आरडी। वह उनकी तरफ मुड़ी। कैसा रहा आज का दिन?
अच्छा था, वह मुस्कुराकर बोली। रहमानी जी रागनी के थोड़ा और करीब आईं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस यूं ही खुश रहा कर, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। हंसी मुस्कुराती, खिलखिलाती, मौज मस्ती करती हुई। जी कोशिश करूंगी। फिर थोड़ा रुककर, आरडी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो ना। यहाँ नहीं, चलिए आपके रूम में चलकर बात करते हैं। अभी? जी अभी। बेटा मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। रागनी फीका सा मुस्कुरा दी। रहमानी जी नीचे चली गईं। उनके जाने के बाद रागनी भी अपने कमरे में आ गई। कमरा पूरी तरह खाली ही था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। आज उसे श्रद्धा के जरिए काफी कुछ पता चला था जो उसे अभी तक पता नहीं था, जिससे वह पूरी तरह नावाकिफ थी। और अभी भी वह उन बातों के बारे में ही सोच रही थी। हाँ कुछ गलत फहमियाँ उसकी हट चुकी थीं, पर कुछ अभी बाकी थीं। कुछ सवालों के जवाब थे जो उसे अभी तक नहीं मिले थे। उसे उन सवालों के जवाब चाहिए थे, और उसके सभी सवालों के जवाब सिर्फ दो ही इंसान दे सकते थे, और वह दो इंसान और कोई नहीं बल्कि दिवेश जी और रहमानी जी ही थे। न जाने वह कब तक अपनी उधेड़ बुन में उलझी रहती अगर किसी ने कमरे के दरवाजे पर नॉक न किया होता। उसने अपने सभी ख्यालों को एक तरफ किया और सबसे पहले उठकर दरवाज़ा खोला। सामने कर्तव्य खड़ा था। वह हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसके गले लग गई। आप आ गए? मैं तो दोपहर को ही वापस आ गया था। अभी तो स्टडी रूम में था और वहीं से आ रहा हूँ। कर्तव्य ने उसके बालों पर एक छोटी सी किस की और उसे लेकर अंदर ही आ गया। तुम कब आई थी? उसने सवाल किया। अभी कुछ देर पहले ही आई थी, रागिनी ने धीरे से जवाब दिया। मजा आया? मजा तो आया, पर मन नहीं लगा आपके बगैर। ओह सच्ची? वह मासूमियत से अपने सर पर हाथ रखकर बोली। उसकी इस हरकत पर कर्तव्य की हंसी छूट गई। ओके, एग्रीड। नाउ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स। आफ्टर दैट वी विल गो डाउन स्टेयर्स। कर्तव्य ने प्यार से उसके बालों को सहलाया तो रागिनी ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी गर्दन हिला दी। फिर उसने अपने कदम वार्डरोब की तरफ बढ़ा दिए। कर्तव्य उसे देख रहा था। जब रागिनी बाथरूम में चली गई तो कर्तव्य वहीं बेड पर बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद ही रागिनी बाहर आई। फिर दोनों नीचे चले गए। डिनर के टाइम भी मनोरमा जी डाइनिंग टेबल पर नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गई थी। रागनी खुद उनके कमरे में उन्हें खाना खिलाकर आई थी और फिर दवाई भी दी थी। डिनर के बाद कर्तव्य और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। रहमानी जी अभी कुछ काम कर रही थी और रागनी को उनसे बात करनी थी, इसलिए वह अपने कमरे में नहीं गई। वह उनका हॉल में बैठकर इंतजार कर रही थी। अरे रागनी, तुम अभी तक सोने नहीं गई? रहमानी जी जैसे ही किचन से बाहर आईं, उनकी नज़र रागनी पर गई थी, तो वह उसके पास आकर बोली, बात करनी थी ना मुझे आपसे। रागनी जैसे उन्हें याद दिलाते हुए बोली। हाँ तो बेटा, सुबह कर लेते हैं। तुम्हें यूं जगे रहने की क्या जरूरत थी? दरअसल मुझे अभी बात करनी है आपसे। ऐसी क्या बात है जिसे करने के लिए तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? बस समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी बात है। चलिए आपके रूम में चलकर बात करते हैं। रागनी उनका हाथ पकड़कर बोली और उन्हें अपने साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रहमानी जी थोड़ी हैरान सी उसे देख रही थी, क्योंकि इस वक्त रागनी का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, और ऐसा क्या जानना था उसे कि वह सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या बात करनी थी उसे कि वह इतनी अधीर हो रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।